वायु। जय श्री राम। जय हिंद। वंदे मातरम। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए जैसा कि मोदी जी ने कहा कि कड़ा से कड़ा बदला लिया जाएगा, जो कि उनकी कल्पना से भी बाहर होगा। तो इस बात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा होगा, हमला होगा, युद्ध होगा, नहीं होगा, ये दुनिया भर की बातें की जा रही हैं। लेकिन वास्तविकता केवल मोदी जी जानते हैं, या उनके जो विदेश मंत्री हैं, या हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, वो जानते हैं, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जानते हैं, या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं। तो ये जब बदला लिया जाएगा वो उसी समय पता चलेगा। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि क्या युद्ध होगा, तो युद्ध जो है वो अंतिम स्थिति है। लेकिन जैसा कि मोदी जी कह चुके हैं कि युद्ध आज के ज़माने में युद्ध से हल निकालना उचित नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी युद्ध छेड़ने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि ये तभी होगा जब देखा जाएगा कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए अभी लगातार घंटों दिन रात सारे लोग अपना चिंतन मनन कर रहे हैं, मंत्रणा चल रही है कि इस पर क्या किया जाए। सारी सेनाओं को आदेश दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है, सारी सेनाएं सीमा पर हैं। अब हमला थल से होगा, जल से होगा कि नभ से होगा, ये अनुमान केवल यहाँ के चैनल वाले नहीं बल्कि पाकिस्तान वाले भी लगा रहे हैं। पाकिस्तानियों की तो नींद हराम हो चुकी है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, और उन्होंने भी अपनी सेना जो कल तक उन्होंने LOC से हटाकर अफ़गानिस्तान की तरफ लगा रखी थी, बलूचिस्तान में लगा रखी थी, वो अब वापस यहाँ बुला ली। वहाँ से बुलाने से क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को मिल गया, चलो अच्छा किए भाई तुम, और वहाँ उनने अपना ठोकना शुरू कर दिया। तो अब बुरी तरह से पाकिस्तान पिस गया है कि अगर एक तरफ दिखता है तो दूसरी तरफ यहाँ बड़ा भारी खतरा है। तो अब वो यहाँ पर एक तो बेचारे के पास वैसे ही दाना पानी नहीं है, टैंक में डीजल डालने के लिए डीजल नहीं है, उनके जो अभी प्रैक्टिस के लिए एक फाइटर जो विमान है वो उड़ा, और उड़ते ही साथ उसका जो पायलट है वो सीट समेत बाहर आके गिर पड़ा। उन्होंने अपनी मिसाइल जो टेस्ट करने के लिए की, वो मिसाइल वहीं पर फट गई। तो इस तरह की स्थिति है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तुलना में हमारी सेना काफ़ी बड़ी है। हर मामले में, चाहे वो हथियार हों, चाहे वो टैंक हों, चाहे हेलीकॉप्टर हों, चाहे प्लेन हों, सब में भारत बहुत ज़्यादा आगे है। उनकी नेवी बहुत कमज़ोर है। आपको याद होगा कि 1971 के युद्ध में कराची पोर्ट को कैसे जलाया गया था। तो आज मन की स्थिति वैसे ही बहुत तरह से दयनीय है कि वो कैसे लड़ेंगे। एक तो क्या हुआ है कि वहाँ पर आंतरिक विद्रोह चल रहा है, बलूचिस्तान आज़ादी के लिए लगे हुए हैं।
तो जो बलूचिस्तान ने पूरी की पूरी ट्रेन को रोक कर, मिलिट्री की ट्रेन को रोक कर उसमें के मिलिट्री वालों को ही किडनैप कर लिया हो, तो ऐसी पाकिस्तान आर्मी की हालत है। वो पाकिस्तान की आर्मी आज बड़े बड़े दावे कर रही है और उन्होंने भाषण तो दिया असीम मुनीर ने, वहाँ के सेनाध्यक्ष ने, और उसी से ये फिर उसके बाद ही ये पहलगाम कांड हो गया। तो सारा दोष उस असीम मुनीर पर जा रहा है। तो अब ये स्थिति हो गई कि जब जैसे ही भारत की सेना ने एलओसी पे अलर्ट हुए, जल थल नभ सब तरफ से तैयार हो गई, तब उसको डर लगा और उसने अपनी फैमिली को तो रवाना कर दिया, लेकिन खुद भी जाके अंडरग्राउंड हो गया। आज 5 दिन से वो लापता है, कहाँ है ये नहीं मालूम। तो ऐसी मिलिट्री जिसमें से बलूचिस्तान की ये जो जंग चल रही है, बलूचिस्तान की जो आंतरिक जंग, उसमें बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं और तभी से उनके सैनिकों का मास में, मतलब ढेर में इस्तीफा देना जारी है। और जब ये हुआ, भारत का उन्होंने देखा कि ये हालत है, तो उनको लगा कि भाई ये असीम मुनीर तो भाग जाएगा, जैसे कि दूसरे सेना के जनरल भागे हैं, और भी जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो भी भाग जाएंगे। हम गरीब लोग, जो छोटी लेवल के लोग हैं, वो मारे जाएंगे केवल। तो हमको नहीं मरना भाई, हम भीख मांग लेंगे मगर हम मरने वाले नहीं, ऐसा क्या सोच के उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की हालत सोची क्या होगी। हाँ, उनके नेता बड़ी बड़ी बातें बोलने से बाज नहीं आ रहे। हम खून बहा देंगे, पानी रोकोगे तो हम खून बहाएंगे तुम्हारा, और हमारे पास हमने बम अपने चौक में दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, हम वो न्यूक्लियर बम से तुम्हारा बदला लेंगे। तो ये बयानबाजी, ये वो अपने जनता को खुश करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इस बयानबाजी से भारत का एक बच्चा भी भयभीत नहीं है। हाँ, कुछ जो गद्दार पत्रकार लोग हैं या कुछ ऐसे छोटे मोटे गद्दार चुन्नू मुन्नू नेता हैं, वो जरूर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, वो भी तो कुछ कर सकता है, पाकिस्तान भी तो, आप युद्ध करोगे तो पाकिस्तान भी तो करेगा। तो एक तो वो कायर स्वयं हैं और जनता का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इस समय जो जिस आक्रोश में है, जिस गुस्से में है, उसको ये या इनके कोई आका कुछ नहीं बदल सकते। और जिस दिन हम युद्ध होने की शुरुआत होगी, उस दिन ही आपको पता चलेगा कि ये युद्ध होने जा रहा है। मगर ऐसा अनुमान है कि युद्ध होगा ही नहीं। युद्ध के बिना ही 3-4 बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि बलूचिस्तान, खैर पख्तूनवा, सिंध ये अलग हो जाए, पीओके भारत के साथ जुड़ जाए, तो ये 4-5 टुकड़ों में पाकिस्तान बंटने वाला है। दूसरी बात, इस तरह से तोड़ने से अब जहाँ पानी रोकने की बात आई, तो वहाँ के पत्रकार के द्वारा ही के वीडियो से ही पता चलता है कि वो देखने पर उसमें बता रहा है कि चिनाब नदी का, मैं सवेरे जो जल स्तर देख कर गया था, उससे 2 फीट नीचे जा चुका है शाम को। इसका मतलब चिनाब में पानी कम हो रहा है। वहीं पर अब ये अंदाज लगाए बैठे थे कि भाई ये तो पानी रोक देगा, पानी रोक देगा,
यहाँ इन्होंने क्या किया कि झेलम नदी का पानी खोल दिया। अब झेलम में पानी खोलने से ये हो गया कि वहाँ मुजफ्फराबाद में बाढ़ के आसार हो गए हैं और किसी समय भी बाढ़ आ सकती है। इसलिए वहाँ पे लोग अपना जगह छोड़ छोड़कर अपने सामान वगैरह बटोर कर भाग रहे हैं। तो जनता तो इनके वजह से कष्ट में हो रही है। एक तो आप वहाँ उनको महंगाई के कारण उनको रोटी का जब इंतज़ाम कर नहीं पा रहे हो, जो कि आपका प्रमुख ध्येय होना चाहिए था। ऊपर से आपने ये युद्ध और दुनिया भर की बातें करके आपने उनके गले में बांध दी जंजीर कि भुगतना तो इन्हीं को पड़ेगा, नेता भी भाग जाएंगे, भुगतेगी कौन? जनता भुगतेगी। तो एक कारण, एक बात ऐसी भी हो सकती है कि जनता ही वहाँ पर फौज के और नेताओं के खिलाफ खड़ी हो जाए, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर भी अब तिरंगा झंडा फहराते हुए लोग बाहर निकल पड़े। ये भी हो सकता है। क्योंकि तीसरा ये हो सकता है कि पाकिस्तान सेना अपनी ओर से हमला कर बैठे, और जिस दिन उसने अपनी ओर से हमला किया तब भारत की सेना उनका जो हाल करने वाली है उसकी वाकई में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह से सेना में भी काफ़ी इसको लेकर आक्रोश है, गुस्सा है। तो ऐसी स्थिति में क्यों मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हमला पहले करेगा, वो इसलिए कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि असुरक्षित आदमी ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, पहले आक्रमण करते बैठता है। असुरक्षित आदमी, जो शक्तिशाली है वो इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होता। तो ये जब इन सब स्थितियों को देख देख कर घबरा कर, गुस्से में आकर कहीं वो अपनी ओर से हमला कर बैठे, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी जिस दिन पाकिस्तान ने अपनी ओर से हमला किया। क्योंकि मुझको अभी भी ये लगता है कि भारतीय सेना अपनी तरफ से अभी हमला नहीं करने वाली है। तो युद्ध की जो स्थिति दिख रही है वो युद्ध संभव है नहीं हो, और बिना युद्ध हुए ही भारत सब कुछ जीत जाए। भारत जैसा चाहता है वैसा ही हो। क्योंकि आज की डेट में यदि युद्ध भी हो भी गया तो आज की डेट में पाकिस्तान जितना कमज़ोर है आज से पहले कभी नहीं था। क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत के साथ है, ना कि पाकिस्तान के साथ। केवल अभी अभी तुर्की ने और चीन ने ये कहा है कि भाई हम साथ पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई कल के रोज़ यदि युद्ध हो जाता है तो हम भी आके खड़े हो जाएंगे। कोई भी देश हो, उसकी सेना या उसका कोई आके स्वयं वहाँ लड़ने नहीं आता, क्योंकि दूसरे के मामले में अपने सैनिकों को कौन मरवाएगा। लड़ना तो इन्हीं को है। और इतना इनके पास आज एक युद्ध अगर मान लीजिए 4-5 दिन भी चलता है तो कितना खर्च होता है ये अनुमान एक सामान्य आदमी नहीं लगा सकता। तो क्या इतना युद्ध इतने दिन चलने के लिए उसके पास इतना पैसा है कि वो इतने दिन का भार उठा सके? तो ये भी तो देखना जरूरी है कि आपके पास एक फूटी कौड़ी है नहीं और आप चले हो लड़ने। आपके पास पैसा होना, आपके पास आपके हथियारों के लिए, आपके जो अभी तो जो
एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई गई है। जैसे ही ये भारतीय सेना अलर्ट हुई तो वहाँ पे लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो ये हमारे यहाँ के जो पुराने रिटायर्ड जो जनरल हैं वही बता रहे थे कि ये भी एक रणनीति होती है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उनने प्रैक्टिस में ही अपना इतना खर्च कर डाला, क्योंकि भाई आप जब प्लेन उड़ाओगे, कोशिश करोगे तो आपको डीजल पेट्रोल लगेगा, ईंधन लगेगा। आप टैंक चलाओगे उसमें लगेगा। जो भी आप प्रैक्टिस करो तो उसमें आपको खर्च तो होना ही है। तो आपका तो युद्ध के पहले ही आपकी ये हालत हो गई कि आपके आधा ईंधन और ये सब तो खत्म हो गया प्रैक्टिस में। तो फिर आप लड़ाई काय में करोगे? पेट्रोल डीजल लेने के लिए जाओगे कहाँ? इसीलिए पेट्रोल डीजल का रिजर्व किया जाता है। ऐसा है, आज ये हमको लगता जरूर है कि पेट्रोल महंगा है बाहर, जबकि कच्चा तेल जो है वो सस्ता है, फिर भी हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा है। उसके पीछे कारण ये भी है कि बहुत सारा जो तेल है वो रिजर्व में चला जाता है, रिजर्व बनाने के लिए। क्योंकि कई बार अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको ज़रूरत है और आपको नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करोगे? युद्ध की स्थिति में नहीं मिल रहा है आपको पेट्रोल, तो उस समय आपको आपका रिजर्व काम आता है। तो ऐसा आपके पास कोई बड़ा भारी रिजर्व नहीं है। आप अपनी पूरी ताकत में से आधी ताकत तो आप अपनी प्रैक्टिस में लगा दिए, आधा पैसा तो आपने प्रैक्टिस में ही बर्बाद कर दिया। तो आप लड़ोगे काय में? कितने दिन लड़ोगे? तो लड़ने की ताकत अभी उनमें नहीं है। अब जहाँ तक हो गया न्यूक्लियर वार, तो उन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम है कि न्यूक्लियर वार की धमकी देना, बोलना बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है। क्योंकि ये धमकी जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए वो देता है, ताकि दुनिया वाले बीच में पड़े कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये गलती कर बैठे। एक तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी न्यूक्लियर वार कर दे, क्योंकि यदि मान लो, यदि बाय द वे ऐसी स्थिति बन गई और उसने कहीं अपना न्यूक्लियर का उपयोग किया, तो भारत ने ये नहीं कहा है कि यदि आपने एक बम फेंका तो हम भी एक ही बम फेंकेंगे। तो फिर भारत के पास ने कहा है कि वो जितना चाहे उतना फेंक सकता है। ये उनके भारत के तरफ से स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जो उसकी जो 20-25 करोड़ की आबादी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो यदि वो अपने आप को तबाह करने के लिए तैयार हो जाए तभी वो न्यूक्लियर वार छेड़ सकते हैं, अन्यथा न्यूक्लियर वार की धमकी बिल्कुल बेकार है। तो जिस तरह से ये जो हमारे देश में बैठे लोग हैं, जो पत्रकार नेता, छुटभैये नेता, ये जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उल्टा माहौल, उससे आपको ये जान लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और यदि ऐसा किया भी तो भारत के पास इतनी क्षमता है, भारत के पास आज इतने कहना चाहिए तकनीकी रूप से भारत सक्षम है कि वो स्पेस से भी सारी जानकारी ले रहे हैं। आज के युद्ध में स्पेस का वार और साइबर वार ये भी बहुत ज़रूरी है, उसकी मदद भी बहुत ज़रूरी है। और वो सब मदद पाने के लिए, अपनी सेना के लिए हमारे पास वो साधन हैं कि जिससे हम पहले से ही सारी बातें जान सकते हैं। आज जैसे अभी मालूम हो गया है कि हाफिज सईद कहाँ पर है, और इतनी बात तो तय है कि आसिम मुनीर को बचना मुश्किल है।
आसिम मुनीर तो जाएगा, ये निश्चित आप जान के रखिए। कोई जाए ना जाए मगर आसिम मुनीर तो सबसे पहले जाने वाला, और इसी डर से वो बंकर में जाके छुप गया है। आज वो 5 दिन से लापता है। ये बताया जा रहा है कि कहाँ है भाई, वो बोले परेड में गए। तो इस तरह से वो गायब है। और एक एक बात और हो सकती है, वो ये कि पाकिस्तान सरेंडर कर दे, जैसे कि बांग्लादेश के युद्ध के समय पर हुआ था। उस तरह से यदि वहाँ के नेता और फौजी सरेंडर कर दें, तभी ये बात समाप्त हो सकती है। तो उस समय तो ऐसा करना चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ के जो जितने भी हैं प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति वगैरह, जो मंत्री और जो आज जो बहुत उछल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन सबको वहाँ पर मुर्गा बनाना चाहिए। मोदी जी को मुर्गा बनाएं, उठक बैठक कराएं, और मुनीर को तो बांध के गाड़ी जीप में खींचते हुए इंडिया लाना चाहिए। तो इस तरह से युद्ध की बात तो अभी मुझको संभव नहीं दिखती कि कब होगा वाली बात है। तो ये अंतिम परिणति हो जाएगी कि जब दिखेगा कि कुछ नहीं है, अब यही एक चारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर युद्ध हुआ तो उसका आगाज पाकिस्तान करेगा और उसको अंतिम रूप भारत देगा। उस समय फिर समझिए मोदी जी राजकुमार की तरह बोलेंगे कि जाने वो बंदूक भी हमारी होगी, वो जगह भी हमारी होगी, और वो समय भी हमारा होगा जब हम तुम्हारे से बदला लेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ अपने कमेंट अवश्य किया करें, ताकि आपकी सहमति या असहमति इस वीडियो से मुझे पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।